हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बेटा बहुत अच्छे से चल रही हो। नहीं चल रही तो बेटा जल्दी से चलाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत सारा है, आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज को। और इस सीरीज में मैं समराइज करके जल्दी से बता दूं, इस सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को डन करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, सारे कॉन्सेप्ट 100% कवर करते हुए विद समराइज नोट्स एंड समथिंग एवरीथिंग। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने फर्स्ट यूनिट को डन करा, उसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। दोनों पार्ट्स चैनल पे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। फिर हम गए यूनिट नंबर 2 इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। वो जो यूनिट नंबर 2 है उसको हमने 3 पार्ट्स में डन करा था, थोड़ी बड़ी थी तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसको भी हमने चैनल पे प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है। बेटा हमने जो है यूनिट 3 को स्टार्ट करा था। यूनिट 3 का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। मतलब इस पूरी चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में हम इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी करने वाले हैं। और ये जो इकोनॉमी है हमारी, ये 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद की है कि कैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने चेंजेस लाए, कैसे हुआ, सब कुछ क्या हुआ। तो इस यूनिट में हम वो सारी बातों को डील करने वाले हैं, राइट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट ए आप सबके लिए अपलोडेड है। पहले आप प्लीज अच्छे से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पार्ट ए को देख लीजिए, ठीक है। मैं 5 मिनट लेते हुए पूरा चैप्टर को पहले समराइज करता हूं। अभी तक हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या पढ़ा? सर यूनिट नंबर 3 नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सर 1991 से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे इकोनॉमी में जो पॉलिसी थी वो थी LQP, विच इज लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। लाइसेंस लेना है, इंपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है जिसे कोटा बोलते थे, परमिट्स लेने पड़ेंगे। तो 1991 से पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तब चलता था LQP, विच इज लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उस LQP को हमने चेंज करके बना दिया LPG, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब सर ये LQP से LPG पे अपन शिफ्ट हुए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई। तो सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि सर इस LQP से LPG पे जाने के क्या रीजन थे, व्हाट आर द रीजंस फॉर अडेप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्यों अडेप्ट करा, क्यों इंट्रोड्यूस करा? तो मैंने आपको बताया बेटा, पिछले वाली जो सेकंड चैप्टर में रिफॉर्म्स थे उनमें बहुत ज्यादा पंगे हुए थे, उनसे इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी, इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडेप्ट करा। चल क्या पंगे थे? तो बेटा 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। नंबर 1, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस थी ड्यू टू हैवी बर्डन, हमने उन्हें बहुत ज्यादा बर्डन दे दिया था, राइट। पॉइंट नंबर 2 था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा डेफिसिट आ रहा था, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट बहुत कम थे। थर्ड, क्योंकि बीओपी में डेफिसिट आ था तो बेटा उससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रहे थे। तो थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बेटा, हमारा इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा। और फिफ्थ पॉइंट था कि गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन था बोरोइंग्स का, डेट का। तो 5 बड़े सिंपल से पॉइंट थे क्यों हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडेप्ट करा, क्यों हम LQP से शिफ्ट करके LPG पे गए। ये 5 रीजन थे। उसके बाद मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस हुई। इसका मेन एम ये था कि आप जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट कर सको सारे प्लेयर्स के लिए। इसके साथ साथ थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को हमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उनको थोड़ा फ्रीडम देना था, हमें उन पे जो एंट्री एंड ग्रोथ बैरियर्स है उनको रिमूव करना था, राइट। यहां पे मैंने फिर आपको बताया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स 2 थे, एक थे स्टेबलाइजेशन मेजर, एक थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर में हम कंट्रोलिंग एंड करेक्टिंग पे ध्यान देते हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर पे मैंने बताया था इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये सब करा था। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया था कि आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर 3 पॉलिसीज पढ़नी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको तीनों का एक ब्रीफ दिया था, ऑल्दो हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं को पढ़ना है, बट एक ब्रीफ दिया था। लिबरलाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है सर जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उन पे जितनी भी एंट्री एंड ग्रोथ की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है उन रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा रिमूव करना या रिड्यूस करना, मतलब फ्रीडम देना। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन का मतलब था वो पब्लिक सेक्टर जो कॉन्टिन्यूअसली लॉस इनकर कर रहे हैं या इंडस्ट्री में ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उनकी ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट को ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को देना।
इसे डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कुछ भी आप बोल सकते हो। थर्ड था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, मतलब मिला के चलना, यानी आप अलग सेपरेट मत रहो, आप मिलजुल के ट्रेड करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी, ये 3 मेजर पिलर्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। लास्ट क्लास में सबसे पहले मैंने लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स कराए थे आपको, लिबरलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया था, और रिफॉर्म्स कराए थे। अब जितना मुझे याद है मैंने आपको 2 तो करवा दिए थे, एक इंडस्ट्रियल वाले करवा दिए थे, एक फाइनेंशियल वाले करवा दिए थे। तो आज हमें जो आगे बढ़ना है वो बढ़ना है टैक्स से, फिर फॉरेन एक्सचेंज से और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन, तो 2 मैंने कराए थे। नंबर 1, 5 थे टोटल। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन से रिफॉर्म हुए थे सर? सबसे पहला सर जो लाइसेंसिंग का मामला था ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, उसको रिड्यूस कर दिया। नंबर 2 जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको भी रिड्यूस कर दिया, फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज टू 3 इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसे 3 इंडस्ट्रीज हमें पब्लिक काम करेगा, बाकी सब फ्री छोड़ दिया, प्राइवेट आ सकता है। नंबर 3 जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को रिजर्व करा था पहले, उन्हें डी रिजर्व कर दिया, अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। और लास्ट एक था एमआरटीपी एक्ट, उसे और लिबरल करा। सेकंड बेटा हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे। सर फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या लिबरलाइजेशन में रिफॉर्म हुए। सबसे पहला बेटा पॉइंट था कि हमने आरबीआई के रोल को चेंज करा, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पॉइंट नंबर 2 बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में आता है कि हमने अलाउ करा प्राइवेट बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को, कि अगर फॉरेन बंदे को किसी को बैंक खोलना है या प्राइवेट बंदे को अपना बैंक खोलना है तो वो खोल सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी हमने अप टू 51% कर दिया। सर आपने बोला सर एफआईआई क्या होती है? मैंने बताया इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट एंड ओनरशिप दोनों मिलता है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है विदाउट एनी ओनरशिप, राइट। जैसे शेयर परचेज कर लेते हैं हम किसी कंपनी के, तो हमें उस शेयर में से प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं आता हमारे पास। तो अगर बाहर के किसी मिस्टर जॉन को इंडिया में बैंक खोलना है पूरा, तो वो बैंक भी खोल सकता है, या बाहर के किसी बंदे को इंडिया का बैंक है एसबीआई, उसको उसके शेयर्स परचेज करने हैं, एफआईआई लगानी है तो एफआईआई भी लगा सकता है। तो सेकंड पॉइंट में एफडीआई बोली थी, और थर्ड पॉइंट में एफआईआई की लिमिट को भी 51% कर दिया। और लास्ट था ईज ऑफ एक्सपेंशन, किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर एक्सपैंड करना है, नई ब्रांचेस खोलनी है, तो उस प्रोसीजर को भी सिंपल कर दिया, आरबीआई ने थोड़ा इजी बना दिया उस प्रोसेस को एक्सपैंड करने के। तो हमने ये 2 रिफॉर्म्स अपने डन करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिबरलाइजेशन में टोटल 5 रिफॉर्म्स है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरलाइजेशन का ये वाला रिफॉर्म बताइए, राइट। 2 कर लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डन हो गया है हमारा, नंबर 2 फाइनेंशियल सेक्टर डन हो गया है हमारा, नंबर 3 पे आते हैं बेटा, और नंबर 3 जो है वो है टैक्स सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। ये हमारा डन हो गया, तो इसको ना पहले मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़े से स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मैं मिटा रहा हूं बेटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 4 पॉइंट, बैंकिंग यानी फाइनेंशियल सेक्टर के भी 4 पॉइंट, राइट। इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं। अब बेटा थर्ड जो है ना, आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल टैक्स सेक्टर, मतलब लिबरलाइजेशन में हमने फ्रीडम दिया, और इस बार हम फ्रीडम पहले इंडस्ट्री को दिया, फिर बैंक्स को दिया, अब इसमें किसको दे रहे हैं? टैक्स सेक्टर में फ्रीडम दे रहे हैं। सर आपको पता है इसको ना एक और नाम से बोलते हैं, इसको ना फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स। तो बेटा दोनों नाम याद रखना, ये इस नाम से भी आ सकता है, लिबरलाइजेशन के फिस्कल रिफॉर्म बताइए या लिबरलाइजेशन के टैक्स रिफॉर्म बताइए, दोनों का मतलब सेम है। सर इसमें हुआ क्या था? अरे बेटा इतना सिंपल पॉइंट है ना, इतना सिंपल पॉइंट है। पहले 2 पॉइंट याद रखो, आपने अगर गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, तो आपको बताओ जो टैक्स होते हैं ना, टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, राइट, डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो जिस पे इंपोज होता है वही उसकी पेमेंट करता है। मतलब मैंने इनकम कमाई, गवर्नमेंट को पता लगा अरे आपने इनकम कमाई, गवर्नमेंट मेरे पास आएगी क्योंकि आपने इनकम कमाई, एक काम करो 10% टैक्स दे दो। तो मैंने इनकम कमाई, गवर्नमेंट मांगने मेरे पास आई, और मुझे ही अपनी इनकम में से टैक्स देना है। इनकम टैक्स इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज पेड बाय द पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज्ड। गवर्नमेंट जिस पे लगाएगी वही उसकी पेमेंट करेगा।
इनडायरेक्ट टैक्स ऑन दी अदर हैंड जो होता है बेटा, वो इम्पोज होता है ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर पर्सन। सर मतलब बेटा जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट जो है मैकडोनल्ड वाले भैया पे आई, मैकडोनल्ड वाले भैया को बोला आप हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो। मैकडी ने कहा हाँ हम तो गुड्स दे रहे हैं, बर्गर वर्गर बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर मैकडी भाई, तू ना हमें टैक्स दे दे, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैकडी ने कहा भाई पागल हो क्या मैं, कह रहा पहले मैं इनकम कमा रहा हूं उस पर इनकम टैक्स भी दूं, अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी भी दूं आपको, तो ये तो डबल डबल टैक्स हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा टेंशन ना ले, देख तू ना, हम तेरे को बोल रहे हैं कि तुझे जीएसटी सबमिट करना है, लेकिन अब तेरी मर्जी है तो खुद अपनी जेब से कर या आगे कस्टमर से ले ले। तो मैकडी कहता है अच्छा मैं इतना अच्छा थोड़ी हूं। वो कहता है जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा ना उसका बिल बना 100 रुपए का, लास्ट में बिल के नीचे लिख दूंगा एड 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और उनसे 105 रुपए चार्ज कर दूंगा। अच्छा गवर्नमेंट ने टैक्स की इंपोजिशन किस पे करी, टैक्स लगाया था मैकडी वाले भैया पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी जो पेमेंट है वो मैकडी वाले भैया किससे करवा रहे, कस्टमर की पॉकेट से। तो इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल तो बेस्ट हो गया क्या, इनकम टैक्स, जिसपे इम्पोज होगा वही पेमेंट करेगा। इसका एग्जांपल हो गया जीएसटी, पहले वैट, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी बहुत चीजें होती थी, बट पर्सन इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर। अब टैक्स सेक्टर में लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने सबसे पहले दो काम करे। उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट टैक्स को भी कम कर देंगे और हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कम कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला हम डायरेक्ट टैक्स को भी कम कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम कर देंगे। सर कम करने का मतलब, सर कम करने से फायदा, अरे बेटा सुनो, फॉर एग्जाम्पल पहले रेट था 50%, तो मैं एक पर्सन अपनी इनकम कमाता हूं 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट आती कहती भाई इनकम का इतने, आजा फटाफट इनकम टैक्स दे दे 50%। मैंने कहा भाई पागल है क्या, 50% तेरे को दे दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी कंट्री है, हम बदमाश है, हम डॉन है, हम बताएंगे। तो मैंने कहा भाई ले जा। 1 लाख में से 50% मुझे टैक्स देना पड़ गया। भाई मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा अगले साल देखो गवर्नमेंट, आपको बताता हूं मैं। अगले साल मैंने इनकम कमाई 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने क्या करा ना, मैंने 90,000 चुपचाप इस वाली पॉकेट में रख दी, छुपका के, बिल्कुल दुबका के। अब गवर्नमेंट आई मेरे पास, गवर्नमेंट बोला तुमने इनकम कमाई ना, मैंने कहा हाँ कमाई। कह रहे कितने कमाई, मैंने कहा 10,000 रुपए कमाई। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे कैसे 10,000, क्या, मैंने कहा भाई मैं काम कर रहा था, काम हुआ ही नहीं भाई, इनकम जनरेटिंग 10,000 रुपए जनरेट हुआ है, देखो चेक करो मेरी बैंक स्टेटमेंट, देखो 10,000 रुपए आए हुए। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है 50% टैक्स दे दो। मैंने 5,000 रुपए पकड़ा दिए और मैंने कहा ले जाओ, और मैं बहुत खुश क्योंकि 90,000 तो इस पॉकेट में पड़े हैं ना बेटा। आप समझो, जब रेट ऑफ टैक्सेस बहुत हाई थे तो लोगों को, इंडिविजुअल्स को ये लगा कि यार हम इतना ज्यादा टैक्स क्यों पे करें, और वो उसके कारण टैक्स की चोरी करने लगे, विच इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन करने लगे गवर्नमेंट की नजरों से। ब्लैक मनी जो होता है ना, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्ली, जिसमें टैक्स पे नहीं हो रहा, तो वो प्रॉपर्ली वो सेपरेट रखने लग गए ब्लैक मनी, और टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होने लग गया। तो गवर्नमेंट को समझ आया देखो अगर हम रेट ऑफ टैक्स इतना हाई रखेंगे तो कोई भी पर्सन टैक्स पे करने में थोड़ा उसे दिक्कत होगी, पिंच होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, लिबरलाइजेशन में हम डायरेक्ट टैक्स को भी कम करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम करते हैं। अब हुआ क्या, मान लीजिए बेटा मैंने 1 लाख रुपए कमाए, अब पहले 50% की जगह मुझे अब देना है 10%, ऐसे क्यों, वैसे 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं होता, बट स्टिल मान लो 10% देना है, तो मुझे कितना पे करना है, अब 10,000। तो यार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आएगा कि यार चलो 10,000 तो मैं फिर भी पे कर सकता हूं, 10,000 तो मैं फिर भी पे कर सकता हूं, बियरेबल है 10% ऑफ इनकम। 50% तो बहुत एक्सट्रीम हो रहा था। अब मैंने कहा इतना छुपाऊंगा, गलती से पकड़ लिया, दिक्कत होगी, इससे अच्छा है इज्जत से 10% दे ही दे, तो 10% तो मांग रहे हैं। तो प्रॉपरली टैक्स सेक्टर या फिस्कल सेक्टर में जो रिफॉर्म हुई ना, वो सिंपल से पहला रिफॉर्म ये था कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, नंबर 1। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कम कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्स पहले क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जिसपे इंपोज होता है वही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड ऑन 1% बट पेड बाय अनदर। और दोनों को रिड्यूस करने के पीछे उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव था ताकि वो अवॉइड कर सके टैक्स इवेजन, क्योंकि जब रेट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा थे तो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे। ऐसी चोरी को अवॉइड करने के लिए उन्हें रेट ऑफ टैक्सेस को कम कर दिया, राइट। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 इज सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर था ना, टैक्स स्ट्रक्चर जो था
बेटा वो ना बहुत ही ज्यादा पहले बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। सर कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी लेमैन उसे समझ नहीं सकता। आपको पता है तभी तो इतने सारे प्रोफेशनल होते हैं सीए में, राइट। वो ये सीए क्या कर रहे हैं बेटा, ये इनका इनकम टैक्स ये सब चीजें इतनी स्ट्रांग होती है, उन्हें इतनी टेक्निकल नॉलेज होती है, राइट। तो पता है क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब कॉम्प्लेक्स होने के चक्कर में ना छोटे से छोटे काम के लिए मैं दुकानदार, अब भाई मुझे टैक्स की कोई भी काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, एक्सवाइजेड छोटा रिटर्न फाइल करनी है, कुछ भी करना है, तो मुझे ना सबसे पहले जाना पड़ता था किसी प्रोफेशनल के पास, सीए के पास। मैं कहता था सीए भाई मेरा ये वाला काम कर दो, ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सीए बोलता था भाई कर दूंगा, उसके बदले में फीस चार्ज करूंगा। तो आप समझो जब टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो बेटा कॉस्ट थी ना, कंप्लायंस कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा आ रही थी, राइट। मेरे को तो लगेगा ना भाई मुझे फीस पे करनी पड़ रही है हर काम के लिए। इसको गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस टैक्स स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऑल्दो ऐसा कुछ सिंप्लीफाई हुआ नहीं है, आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट कंपैरेटिवली सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे ये हो रहा था कि लेमैन भी उसे थोड़ा समझ पा रहा था, और मतलब उनका मानना ऐसा था, ऐसा हो नहीं रहा वैसे तो एक्चुअल में। अगर मैं आपको आज टैक्स पढ़ाने बैठूं बेटा सर के ऊपर नीचे से निकलेगा, बहुत बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, राइट। तो गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा ताकि लेमैन छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर ना जाए, खुद से वो कर सके, और तो उसकी वजह से जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी क्या लगे, कम लगे, और वो टैक्स पे करने के लिए इनकरेज हो, राइट। तो लिबरलाइजेशन में थर्ड पॉइंट इज टैक्स सेक्टर रिफॉर्म। टैक्स सेक्टर रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें तीन ही पॉइंट है, डायरेक्ट टैक्स को कम करा, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करा ताकि अवॉइड कर सके टैक्स इवेजन, और टैक्स स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई करा ताकि लोगों की कंप्लायंस कॉस्ट कम लगे और वो टैक्स पे करने के लिए एनकरेज हो। अब वो कहेगा यार मैं एक तो टैक्स भी पे कर रहा हूं, ऊपर से मैं इतनी सारी कॉस्ट भी बियर कर रहा हूं, एक काम करो मैं पे नहीं कर रहा टैक्स, तो ऐसी प्रॉब्लम ना है, तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। तो बेटा ये था आपका टैक्स सेक्टर का रिफॉर्म। अभी तक 3 रिफॉर्म कर लिए, जल्दी से बार बार गाने गाते रहना है। टैक्स सेक्टर का रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म, तीनों खत्म हो गए। जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, रिड्यूस। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया, रिड्यूस। कितने से, 17 इंडस्ट्रीज से 3 इंडस्ट्रीज। नंबर 3 बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डी रिजर्व। और 4 था एमआरटीपी एक्ट को लिबरल करा। सेकंड पॉइंट था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग में क्या क्या करा। नंबर 1, आरबीआई के रोल को चेंज करा फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। नंबर 2, हमने प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स को अलाउ करा कि आप स्टैब्लिश हो सकते हो। नंबर 3, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 51% तक कर दिया। नंबर 4 लास्ट, ईज ऑफ एक्सपेंशन दिया हमने। थर्ड आपका था टैक्स सेक्टर का रिफॉर्म। टैक्स सेक्टर रिफॉर्म बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम कर दिया ताकि टैक्स इवेजन ना हो। और लास्ट थर्ड पॉइंट था टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करा, कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई करा ताकि जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। मेरे हिसाब से बेटा, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है, और जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हम मिटाते चल रहे हैं। तो बेटा टैक्स को भी हम फटाफट से मिटा देते हैं यहां से। और इसके साथ साथ हमारा सिर्फ 2 सेगमेंट बच चुके हैं बेटा लास्ट के, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से थोड़ा सा समझते हैं। अब समझो बेटा फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट दैट इज फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। फॉरेन एक्सचेंज, पहले तो वर्ड समझो, ये जो वर्ड है ना फॉरेन एक्सचेंज, बच्चे कहते हैं सर कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अरे बेटा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। पहली बात तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, फॉरेन करेंसी, और इसे ना शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बोले, फॉरेक्स बोले या फॉरेन करेंसी बोले, एक ही मतलब है। जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, दिरहम, ठीक है, चाइनीज में येन होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं फॉरेक्स। अब फॉरेक्स के लिए भी सेपरेटली उन्होंने 2 रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। 2 रिफॉर्म्स बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पता है क्यों? आप जब मैक्रो में पढ़ोगे ना, मैक्रो का लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको वहां दिखेंगे। तो अगर आप यहां इसे प्रिपेयर कर लोगे वहां क्लियर हो जाएगा, या अगर आपने वहां पढ़ा है तो यहां तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। अब समझो हुआ क्या, गवर्नमेंट को अगर आपको बताओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम, उससे पहले हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है ना वो बहुत कम हो गए थे।
ड्रास्टिकली फॉल हो गए थे। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्या रीजन था अडॉप्ट करने के लिए। पहला रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेकंड था बीओपी में डेफिसिट आ रहा था, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो रहे थे और हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते तक का इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। मतलब पैसा ही नहीं था गवर्नमेंट पे, ना डॉलर ना पाउंड ना यूरो, कुछ नहीं था। अब क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी तो गवर्नमेंट को लगा कि यार अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व है, जो ऑलरेडी क्या है बहुत कम है, इतने कम है कि 2 वीक्स तक है, हमें ठीक करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमें वापस से इकोनॉमी को बिल्ड करना है तो। ये तो प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था फॉरेन रिजर्व को क्या करना, इंक्रीज करना। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने किसकी हेल्प ली सर, लिबरलाइजेशन की। सर क्या हेल्प ली बेटा, लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन में मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर की। किसकी, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर की बात कर रहा हूं। सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए लिबरलाइजेशन में ये वाले रिफॉर्म्स आए। कितने रिफॉर्म आए इसमें, 2 रिफॉर्म आए। सबसे पहला देखो, सबसे पहला था डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। अरे इतना हलवा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप समझो बेटा। अभी ना इसमें थोड़ा सा ना आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, बट आप सिंपल शब्दों में भी ये समझो कि ना मान लीजिए मार्केट में $1 की वैल्यू 60 रुपीज है। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 60 रुपीज बदले में पे करने पड़ेंगे, राइट। ये एक्सचेंज रेट चल रहा है अभी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगता है, क्या पता लगता है, मैक्रो के लास्ट चैप्टर में यही आपको समझाया हुआ है, बट अभी मैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे रहता हूं। $1 की वैल्यू 60 रुपए है। आज गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कहती है ना, कह रहा है $1 की वैल्यू 60 रुपए, मार्केट ने बताई ना, मार्केट ने बताई $1 कितने का, 60 रुपए का। गवर्नमेंट ने बोला कि हम $1 के बदले आपको 70 रुपीज देंगे। मार्केट के हिसाब से $1 60 रुपीज का है, लेकिन गवर्नमेंट आई इंडिया की और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ना, मार्केट में कुछ बोल रहा है, $1 के बदले अभी अगर आप $1 दोगे, वैसे तो 60 का है, हम आपको 70 रुपीज देंगे। एक बात बताओ सर, ये तो गलत बात है। उन्होंने ना इंडिया के रुपये की वैल्यू जो है उसे फॉल करवा दिया। ये तो फॉल करवा दी ना भाई, हमारी वैल्यू को बिगाड़ दिया। $1 के बदले में 60 दिन थे, अब गवर्नमेंट ने आके प्रॉमिस कर दिया 1 के बदले हम 70 देंगे। जब भी गवर्नमेंट इंटेंशनली खुद से अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है भाई, इंडियन रुपी सस्ता हो गया ना। देखो अब $1 के बदले मैंने 60 देना था, अब $1 के बदले 70 देना है। तो अगर फिर से रिपीट कराओ, सिर्फ बात करो गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट जान के डोमेस्टिक करेंसी जो होती है, मतलब इंडियन रुपीस, उसकी वैल्यू को जान के फॉल करवाता है। कौन फॉल करवाता है, गवर्नमेंट। उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस। बेटा और कोई वर्ड यूज मत करना, अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें एक वर्ड था डेप्रिसिएशन, एक वर्ड था डीवैल्यूएशन, तो मैं भी डीवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन कुछ और होता है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, राइट। आप में से कुछ बच्चों को सर ये भी तो डेप्रिसिएशन होता है, अगर आपने पढ़ा है तो बेटा वहां पे मैं वो समझाऊंगा अच्छे से, बट अभी बस आप ना समझो। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब है जब अपनी कंट्री की गवर्नमेंट खुद से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉल करवा देती है। यानी $1 60 का था, मार्केट में रेट चल रहा है, गवर्नमेंट का नहीं $1 70 का है, तो सर इससे इंडिया को क्या फायदा, सर ये तो बेकार चीज है, इंडिया अपनी करेंसी खुद ही फॉल करवा रहा है। बेटा देखो नुकसान तो ये है, फॉल हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो उस टाइम पे इंडिया को चाहिए था, इससे पता है क्या होता है बेटा, अगर $1 60 का है, गवर्नमेंट बोला नहीं हम आपको 70 का देंगे, इससे फर्क ही पड़ता है कि जो हमारे गुड्स होते हैं ना वो चीपर हो जाते हैं। कौन से गुड, डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स क्या होते हैं, चीपर इन फॉरेन मार्केट। डोमेस्टिक गुड फॉरेन मार्केट में चीपर हो जाते हैं, मतलब सस्ते हो जाते हैं। सर कैसे, अरे पहले एक बंदा आता था $1 देता था, हम उसे 60 रुपीज का राइस देते थे, लेट्स अज्यूम 60 रुपीज के हिसाब से क्वांटिटी देते थे। अब वही पर्सन आ रहा है दोबारा $1 दे रहा है, लेकिन इस बार हम उसे 70 रुपीज का सामान दे रहे हैं। तो उसने देखा कि यार ये जो डोमेस्टिक गुड्स है इंडिया के, ये तो बहुत ज्यादा क्या है, चीपर। तो जैसे ही गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन करती है,
उसका नुकसान तो है, हमारी करेंसी की वैल्यू हो जाती है फॉल, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होता है, गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि भाई डोमेस्टिक गुड चीपर हो जाएंगे। अब जब डोमेस्टिक गुड चीपर हो गए तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, सस्ते है ना, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो बेटा इससे अल्टीमेट इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो एक्सपोर्ट लेवल है वो ज्यादा होगा, और एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये मोटिव होता है बेटा डीवैल्यूएशन का। डीवैल्यूएशन का डीमेरिट तो यह आपकी कंट्री की करेंसी फॉल हो रही है, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट होता है कि फॉरेन मार्केट में डोमेस्टिक गुड्स सस्ते होते हैं, जिनसे उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली एक्सपोर्ट लेवल बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी ज्यादा होगा, डॉलर इंडिया में ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट इज डीवैल्यूएशन। फिर से रिपीट करो, डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को खुद से फॉल करती है, उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट करती है हमेशा खुद से फॉल करेगी डीवैल्यूएशन। कई बार गवर्नमेंट लगता है यार बहुत ज्यादा फॉल हो गई, तो वो ना खुद से गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर भी कर देती है। जैसे एक डॉलर मार्केट में 70 रुपए 80 100 हो गया, अब गवर्नमेंट को लग रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो मार्केट में हमें नहीं पता, $1 70 का ही देंगे हम, मार्केट में 100 चल रहा है हम तो 70 का देंगे। तो उसने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अरे डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में मैक्रो के, बट अभी मुझे बस इतना ही काम था, मैंने बता दिया। राइट, तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत कम हो रहे थे, तो सॉल्यूशन था रिजर्व को बढ़ाना है। उसके लिए लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में रिफॉर्म हुए। पहला रिफॉर्म, इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया, जिससे डोमेस्टिक गुड्स जो है चीपर हो गए, उनकी डिमांड बढ़ गई, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, फॉरेन इनफ्लो बढ़ गया। सेकंड उन्होंने जो काम करा, सेकंड जो रिफॉर्म आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने अडॉप्ट करा क्या सर, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर ये क्या है, अरे बेटा समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके पास शायद उस मैक्रो से हो, नहीं है तो यहां सुन लो। अच्छा, मैंने बोला कि $1 की वैल्यू 60 रुपीज है, राइट। इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट, इसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, $1 60 का है 70 का, देखो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है कि $1 के बदले इतने रुपए मिलेंगे, या किसी भी करेंसी के बदले इतनी करेंसी मिलेगी, ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन करता है। तो बेटा इसको डिटरमाइन करने के लिए, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड अवेलेबल है, आराम से नोट बना लेना साइड में। इसमें आपको कहीं मेंशन नहीं करना ऐसे कि 3 मेथड होते हैं, वो आपने मैक्रो में पढ़ा, बस मैं आपकी नॉलेज की बता रहा हूं। 3 मेथड होते हैं एक्सचेंज रेट के लिए। सबसे पहला होता है, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और लास्ट तीसरा होता है बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। मतलब $1 60 का होगा, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। सर फिक्स्ड में क्या होता है बेटा, फिक्स्ड में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, फिक्स्ड में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट आएगी कि $1 100 का है, $1 70 का है, जितना गवर्नमेंट ने बोल दिया एक्सचेंज रेट वही है, बात खत्म हो गई, बिल्कुल बात खत्म हो गई। मतलब कंप्लीट कंट्रोल यहां पे किसका होता है, गवर्नमेंट का। बेटा फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। सर मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है फ्लेक्सिबल में। जैसे इंडिया में डॉलर की डिमांड बहुत है, डॉलर की सप्लाई कम है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा। अब पाकिस्तान की करेंसी है, अपने को डिमांड ही नहीं है, वहां की डिमांड है नहीं, सप्लाई हो जाएगी तो बेटा उसका रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा। तो फ्लेक्सिबल वाले में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता है वो मार्केट फोर्सेस की हेल्प से होता है, विशेष डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई मार्केट फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने बता दिया वो रेट ऑफ एक्सचेंज है। फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, जो मार्केट फोर्सेस ने बता दिया वही रेट ऑफ एक्सचेंज है।
सर लास्ट मैनेज फ्लोटिंग, बेटा ये बड़ा अच्छा है। मैनेज फ्लोटिंग में रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होगा बाय मार्केट फोर्सेस विच आर डिमांड एंड सप्लाई। तो सर ये तो फ्लेक्सिबल ही हो गया ना, लेकिन इसकी जो अपर और लोअर लिमिट है ना, वो कौन बताएगा? गवर्नमेंट। सर मतलब गवर्नमेंट जो है ना, अगर मान लो रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत हाई चला गया, $1.70 का था, मार्केट फोर्सेस निकाल रहे, डिमांड सप्लाई $1.70 का आया, फिर 75 हो गया, 80 हो गया, 90, 100, 110, 120। अब गवर्नमेंट को लगाया रे मार्केट फोर्सेस तो बैंड बजा रही है, इंडिया की करेंसी को बेकार कर दिया इसने। गवर्नमेंट आएगी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, $1 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब उसने एक लिमिट दे दी कि $1 100 से ज्यादा नहीं होगा और मिनिमम $1 की वैल्यू 30 से कम नहीं होगी। अब 100 से 30 के बीच में कोई भी रेट वो होगा जो मार्केट फोर्सेस बताएंगी। तो यहां पे कंबाइंड हो रहा है, डिटरमाइन कर रही है मार्केट फोर्सेस, लेकिन अपर और लोअर लिमिट कौन दे रहा है? विच इज गवर्नमेंट। तो ये दोनों का मिक्सचर है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। अब बेटा 1991 से पहले, इस रिफॉर्म से पहले इंडिया फिक्स को फॉलो करता था, मतलब वहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज कंप्लीटली गवर्नमेंट बताती थी। लेकिन इसमें पंगा ये होता है ना यार, जब रेट ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि यार गवर्नमेंट ना हमारे साथ धोखा कर सकती है। सर धोखा कैसे? अरे बेटा देखो, आज मैं इन्वेस्टर हूं बाहर का, मैं इंडिया में आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाने। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट आप में रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट ने कहा हम खुद डिटरमाइन करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा क्या इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती? जब पेमेंट रिसीव करने की बारी आएगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहेगी आपने ना हमें $1 देना है। मैं खुश, मैंने कहा $1 बस। उसने कहा लेकिन $1 की जो वैल्यू है वो 100 करोड़ है, $1 100 करोड़ का है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी ना। उसने कर दिया। और जब गवर्नमेंट को मुझे पेमेंट करने की बारी आएगी तब वो कहेगी $1 जो है ना वो ₹5 का है। क्या अगर कंप्लीट गवर्नमेंट के हाथ में हम कंट्रोल दे दे तो जो इन्वेस्टर्स है, जो बाहर से पैसा लगा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए बायस हो जाए? जब लेने की बारी है रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा दे ताकि हमें ज्यादा पे करना पड़े, जब देने की बारी है तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम कर दे ताकि हमें रिसीव कम हो। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था और मैंने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। मैंने कहा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, यहां तो भैया फिक्स मेथड चल रहा है। गवर्नमेंट को बात समझ आई, अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वाइट करना है, अट्रैक्ट करना है, तो हमें फिक्स से शिफ्ट करके अडॉप्ट करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल। अब अगर मैं आया, मैंने बोला भैया मुझे इन्वेस्ट करना है इंडिया में, गवर्नमेंट ने कहा कर लो। मैंने कहा रेट ऑफ एक्सचेंज कौन निकालता है? कहते गवर्नमेंट ने बोला जी मार्केट फोर्सेस निकालती है। ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, जो भी डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होगा वो होगा। अब मैं खुश, मैंने कहा चलो सही है भाई, इनका कंट्रोल नहीं है, मेरा भी कंट्रोल नहीं है। तो आज के टाइम पे हर कंट्री फ्लेक्सिबल को ही फॉलो कर रही है, तो इंडिया ने भी फ्लेक्सिबल पे शिफ्ट करा, अडॉप्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब है फ्लेक्सिबल में क्या होता है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज विच आर डिमांड एंड सप्लाई। और यहां पे जो गवर्नमेंट है उसका किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो बेटा ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर का रिफॉर्म, मेरे हिसाब से क्लियर है। मैं फिर से समराइज कर दूं, पहले इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते इसको क्योंकि हौच पौच जाएगा वरना, राइट। चलिए, ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर का रिफॉर्म। 2 रिफॉर्म थे, मैंने समझा दिया। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो रहे थे तो गवर्नमेंट को रिजर्व को बढ़ाना था। रिजर्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उन्होंने 2 रिफॉर्म लाए। पहला, इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया। सर डीवैल्यूएशन मतलब जब गवर्नमेंट खुद से आके अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है, उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। सर इसका मोटिव क्या था? बेटा देखो, नुकसान तो है, हमारी करेंसी फॉल हो रही है, बट बेनिफिट ये होगा कि जब डीवैल्यूएशन होती है तो डोमेस्टिक गुड जो है वो फॉरेन मार्केट में सस्ते होते हैं, जिनसे उनकी डिमांड बढ़ जाती है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एज अ रिजल्ट रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। सेकंड, इंडिया ने अडॉप्ट करा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब सर ये क्या है? मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज रेट होता है, $1 इतने का है, $1 इतने का है, वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के 3 मेथड अवेलेबल होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड में कौन डिटरमाइन करता है? कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का।
फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। और मैनेज फ्लोटिंग में मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट कौन बताएगा बेटा? दैट इज गवर्नमेंट, राइट। तो इंडिया पहले फिक्स को फॉलो कर रहा था, फिर उसने अडॉप्ट करा फ्लेक्सिबल को, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये था आपका लास्ट फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर रिफॉर्म। जल्दी से एक बार फिर से गाना गा ले। क्या फिर से गाना गा ले? सर हमें ना गाना गाने में बड़ा मजा आता है, और आप जब साथ में गाते हो तो और मजा आता है। एक बार सर गाना गा के दिखा दो बेटा, जल्दी से बोलेंगे। अरे अरे जल्दी से बोलेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कितने रिफॉर्म्स थे? 3। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों को भी साइड रखते हैं। हम किस पे गए? लिबरलाइजेशन। सर लिबरलाइजेशन के अंदर कितने सेक्टर? सर 5 सेक्टर। कितने सेक्टर? 5 सेक्टर। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, नंबर 2 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नंबर 3 टैक्स सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर के रिफॉर्म, और लास्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, कितने रिफॉर्म बेटा? 4। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करा, एसएसआई के प्रोडक्ट को डिरिजर्व कर दिया, और एमआरटीपी एक्ट मोर लिबरल बना दिया। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में क्या करा? नंबर 1, अरे आरबीआई के रोल को चेंज करा फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। नंबर 2, सर प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को अलाउ कर दिया, एस्टैब्लिश हो जाओ। नंबर 3, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 51% कर दिया। अगर आज मिस्टर जॉन वहां बैठे हैं, यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके शेयर परचेज करने हैं, अरे कर सकते हैं, 51% तक के एक्सटेंड पे कर सकते हैं, राइट। नंबर 4, ईज ऑफ एक्सपेंशन। किसी भी कमर्शियल बैंक को एक्सपैंड करना है, ब्रांचेस खोलनी है, तो उस प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करा, इजी करा। फिर हम थर्ड पे गए, दैट इज टैक्स सेक्टर, जिसे हम फिस्कल सेक्टर बोलते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स को कम करा, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स को कम करा। दोनों का मोटिव, ताकि टैक्स इवेजन को अवॉइड किया जा सके, लोग चोरी ना करें, कम टैक्स होगा तो पे कर सकते हैं। थर्ड, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करा। कॉम्प्लेक्स था तो कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी, उसे सिंप्लीफाई करके कॉस्ट को रिड्यूस करने के इंटेंशन से काम करा। फिर हम फोर्थ पे गए, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। सर फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर का मतलब क्या है? नंबर वन क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत रिजर्व कम हो गए थे, तो हमें रिजर्व को इंक्रीज करना था। उसके लिए लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में रिफॉर्म आए, 2 रिफॉर्म। नंबर 1, इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया गवर्नमेंट ने, जिससे डोमेस्टिक गुड चीपर हो गए, उनकी डिमांड बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गया। नंबर 2, अडॉप्ट करा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज कंप्लीटली डिटरमाइन होगा बाय मार्केट फोर्सेज विच आर डिमांड एंड सप्लाई। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, इंकरेज हुए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट्स आने लगी तो हमारा रिजर्व बढ़ने लगा, राइट। ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट। अब बेटा आपका लास्ट सेक्टर बचता है लिबरलाइजेशन में, हम जल्दी से इसको डन करते हैं। लास्ट कौन सा बच गया? हेडिंग डालो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और ये आपने ना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पता है कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में फॉरेन ट्रेड सेक्टर में आपको याद है एक कॉन्सेप्ट था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपको पढ़ाया था मैंने। गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो इंपोर्ट मत करो, उसकी जगह कंट्री के गुड्स यूज करो। अब लोग मान नहीं रहे थे, तो इसके अंदर 2 पॉलिसी आई थी। पहला था टैरिफ सिस्टम और दूसरा था कोटा सिस्टम। सर इसमें क्या हुआ था? इसमें इन्होंने बोला था कि हम ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे बहुत तगड़े लेवल का टैक्स लगा देंगे ताकि लोग कम करें, और जो लोग फिर भी नहीं मानेंगे तो हम वहां पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन दे देंगे कि चलो 1 करोड़ तक तो आप इंपोर्ट करो, उसमें तो टैक्स ज्यादा लगेगा। जैसे ही 1 करोड़ को टच करोगे उसके बाद तो हम आपको इंपोर्ट ही नहीं करने देंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर नंबर 2 का बता रहा हूं बेटा मैं आपको, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो देख लेना, लास्ट लेक्चर में होगा पार्ट सी में। चैप्टर नंबर 2 में एक पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर उन्होंने टैरिफ सिस्टम और कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, और उसके बावजूद एक क्वांटिटी सेट कर दी कि इससे ज्यादा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब थर्ड चैप्टर में पंगा सुनो, प्रॉब्लम क्या है? जब उन्होंने सेकंड चैप्टर में लगा दिया ना, तो सबसे पहली पंगा आया इस वाले बंदे को। ये एक बंदा है, मान लीजिए ये है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी इंडिया के, आपको पता है, सबसे वन ऑफ दी बेस्ट, मतलब जिसे बोलते हैं जिनका एक एंटरप्रेन्योरशिप में तगड़ा नाम है, सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बोलिए बिजनेसमैन बोलो इंडिया के टॉप, रतन टाटा जी। बेटा रतन टाटा जी ना यहां पे यूएसए में, समझा रहा हूं आपको, प्रॉब्लम समझा रहा हूं, यूएसए में बाहर बहुत ह्यूज लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे।
अपनी कार्स वगैरह सब एक्सपोर्ट करते थे। और जब वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, उससे बहुत ह्यूज लेवल पे इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आती थी। फॉरेन करेंसी आती थी, अरे बाहर गुड्स देते थे और यहां पे फॉरेन करेंसी आती थी। तो यहां पे अब इनको फॉरेन करेंसी थोड़ी चाहिए, ये गवर्नमेंट को देते थे फॉरेन करेंसी और खुद रखते थे रुपीस। यानी गवर्नमेंट के पास जो फॉरेक्स का रिजर्व है वो बढ़ रहा था बहुत अच्छे से। टाटा जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन टाटा जी की एक दिन भाई साहब गुस्से में खोपड़ी खराब हो गई। रतन टाटा जी गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को कह रहे गवर्नमेंट क्या कर रहे हो आप? कह रहा है एक तो मैं इतनी मेहनत से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट करके आपके लिए फॉरेन करेंसी को अंदर ला रहा हूं, रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहा हूं, और आप मेरे ही एक्सपोर्ट पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर गाड़ी 1 लाख रुपए की है तो गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट करोगे 1 लाख का तो हम उसमें ना 1 लाख रुपए टैक्स लगा देंगे, और यहां पे इसे गाड़ी की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 2 लाख रुपए। अब देखो अगर इनके प्राइस बढ़ गया तो इनकी तो डिमांड कम होगी ना। डिमांड कम होने से अगर इन लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि महंगा हो रहा है, तो रतन टाटा जी की सेल्स क्या होगी? कम। रतन टाटा जी ने क्या कर रहे हो आप? एक तो मैं एक्सपोर्ट करके आपके लिए फॉरेन करेंसी ला रहा हूं और आप मेरे एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा के वहां पे मेरे ही गुड्स को महंगा बना रहे हो ताकि डिमांड कम हो। कह रहे काम कर रहा हूं मैं ना, एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं एक्सपोर्ट ही खेल ही नहीं रहा, मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं। तो एक्सपोर्ट नहीं करूंगा फिर आपके पास देखो फॉरेन एक्सचेंज आएगा ही नहीं, आप मेरे से पंगे ले लो ना। गवर्नमेंट ने सोचा ये तो सही कह रहा है। हमने जो सेकंड चैप्टर में टैरिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत हेवी टैक्स लगा देंगे ताकि लोग करें ना, उससे पंगा ये कि भाई हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनके गुड्स महंगे हो रहे थे, पंगा आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सबसे पहले काम करते हैं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोल रहा हूं, सुन लेना। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब हमारा बंदा बाहर सामान बेचेगा तो बीच में किसी भी तरह की कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव करा, मैं वर्ड रिड्यूस यूज नहीं कर रहा। जब आप एक्सपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया, खत्म। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट कर दिया। सर इंपोर्ट पे बेटा देखो ना, इंपोर्ट मतलब जब हम एप्पल का फोन इधर से मंगा रहे हैं, अब यार अगर हमने ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, रिमूव ही कर दी, तो आप समझो ना फॉरेन के गुड्स इतने अच्छे होते हैं, अगर उनके प्राइसेस भी बहुत लो रहेंगे, विदाउट टैक्स रहेंगे, तो बेटा वो तो यहां आके आतंक मचा देंगे, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर तो फंस जाएंगे। अब समझो ना, जैसे टेस्ला है, टेस्ला 35 लाख की गाड़ी थी, इंडिया में आते हुए मोदी जी ने बोल दिया भाई 70-80 लाख की कर देंगे हम तो। अब इलॉन मस्क कह रहा है भाई इतना टैक्स 200%। मोदी जी ने कहा हाँ भाई आप समझो, बिल्कुल सही है मोदी जी, अगर 35 लाख में टेस्ला यहां पे आ गई इंडिया में तो बेटा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या होगा? रतन टाटा जी, मारुति सुजुकी, जितने भी प्लेयर्स हैं जो हमारे डोमेस्टिक में है, हमारी मार्केट का क्या होगा? हमारी मार्केट तो खराब हो जाएगी ना। आप समझ लो इस बात को। तो गवर्नमेंट को पता है बात, अगर हमने इंपोर्ट में भी ड्यूटी रिमूव कर दी तो पंगे हो जाएंगे। हम ये करते हैं कि अगर टैरिफ सिस्टम में इंपोर्ट में 500% टैक्स लग रहा था ना, तो हम इसे रिड्यूस करके 100% कर देते हैं। मतलब अगर कोई बंदा बाहर से फोन मंगाएगा तो पहले 1 लाख का फोन 6 लाख का पड़ रहा था, अब 1 लाख का फोन 2 लाख का कर देते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है उसे रिमूव नहीं करा, रिड्यूस करा। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट क्लियर है, इसमें 3 पॉइंट है टोटल। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया, हटा दिया, लगेगी ही नहीं। दूसरा पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी को बेटा रिड्यूस वर्ड सुन लेना, रिड्यूस, रिमूव नहीं करा, कम कर दिया। और थर्ड एक और पॉइंट आपको याद होगा, यहां पे कोटा सिस्टम भी था कि इंपोर्ट करने की एक मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर दी, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का नहीं यार ये तो गलत बात है, हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और उन्होंने कोटा सिस्टम को हटा दिया पूरी तरीके से। तभी मैंने रिमूव में ही 2 कॉलम बना दिए। रिमूव देख लो 2 चीजों को करा, पहला एक्सपोर्ट ड्यूटी और कोटा सिस्टम, और इंपोर्ट ड्यूटी को सिर्फ रिड्यूस करा। ये था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर आपने सेकंड चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने कनेक्ट अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो सिंपल ही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब भी गुड्स बाहर बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाहर के गुड्स खरीदोगे तो टैक्स लगेगा लेकिन कम लगेगा, और बाहर के गुड्स खरीदने की जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी पहले उसको भी हटा दिया, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप टैक्स पे करो, आपको जितना मंगवाना है उतना मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट तो बेटा ये था हमारा लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं दोबारा से सही तरीके से समराइज करूं तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से मामला सेट करा था,
ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। इसके मैंने आपको 3 पिलर्स बताए थे, शॉर्ट समरी बना रहे थे जल्दी से। 3 पिलर्स बताए थे। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, ठीक है। सेकंड जो था इसमें वो था बेटा प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड जो था बेटा वो था ग्लोबलाइजेशन, राइट। ये 3 पिलर्स आपको पढ़ने हैं। ये वाला हम आगे अभी आराम से डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, और इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत छोटे छोटे हैं, मेजर टाइम ही इसमें है, तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है, इसको याद रखना आप। अब लिबरलाइजेशन के अंदर, इसके अंदर हमें 5 सेक्टर्स पढ़ाए आपको, 5 सेक्टर्स, ठीक है। स्पेसिंग देख के चलते हैं भाई। सबसे पहला था इंडस्ट्रियल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बना दिया था ना पहले। इंडस्ट्रियल में अगर आप याद करो, इंडस्ट्रियल में 4 चीजें। सबसे पहला लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा। सेकंड, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करा। ब्रैकेट में 17 से 3 इंडस्ट्रीज कर दी सीधा। पॉइंट नंबर 3, सर एसएसआई के जो प्रोडक्ट है, जो पहले क्या थे, रिजर्व थे, उन्हें बोला भैया कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी कुछ भी बना सकता है, डी रिजर्वेशन कर दी। और इसी में लिमिट को भी याद रखना, लिमिट को कितना कर दिया बेटा, 1 CR कर दिया था, जो पहले 5 लाख थी। और फोर्थ पॉइंट याद रखना, MRTP एक्ट, इसको भी लिबरल करा, थोड़ा फ्रीडम दिया। तो ये हो गया पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का मामला, ठीक है। इसके बाद अपन अगले पे गए, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, यानी जिसे हम बैंकिंग सेक्टर बोलते हैं सिंपल शब्दों में। इसमें क्या करा, सबसे पहले आरबीआई के रोल को चेंज करा, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, आरबीआई के रोल को चेंज करा। नंबर 2, प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, इनको अलाउ कर दिया। नंबर 3, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, बाहर का बंदा इंडिया में शेयर लगाएगा, बैंक के शेयर परचेज करेगा, उसकी लिमिट को 51% तक इंक्रीज कर दिया भैया। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 है ईज ऑफ एक्सपेंशन, अगर किसी बैंक को एक्सपैंड करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर कर दिया, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े थे तो आया था टैक्स सेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन प्यार से बोलते थे फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म। अब ये क्या था सर, इसमें भी सिंपल पॉइंट था भाई। टैक्स या फिस्कल में सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया, डीटी लिखा है, डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया। सेकंड, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम कर दिया। पर्पस क्या था, ताकि टैक्स इवेजन को अवॉइड कर सके, टैक्स इवेजन को क्या कर सके, अवॉइड। और लास्ट नंबर 3 बेटा, टैक्स स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई करा। टैक्स स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। सर क्यों करा था, अरे सिंप्लीफाई इसलिए करा था ताकि कॉस्ट कम आए कंप्लायंस की, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, जल्दी 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 खत्म करना है फटाफट। अगला है फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना था, उसके लिए बड़ा सिंपल काम करा। पहला, रुपीस को डीवैल्यू कर दिया गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हुए, ज्यादा। नंबर 2 बेटा, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज लाए, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट करा। सर फ्लेक्सिबल क्या होता है बेटा, 3 टाइप थे, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड में रेट ऑफ एक्सचेंज कौन बताएगा, गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस विच इज डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और मैनेज फ्लोटिंग में मिक्स है, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम लिमिट गवर्नमेंट बताएगी। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। और इसके बाद जब हम लास्ट में गए, तो बेटा लास्ट वाला बहुत सिंपल था, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अभी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, इसमें बड़ा सिंपल, पहला एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या करा, रिमूव। सेकंड, कोटा सिस्टम को क्या करा, रिमूव। ये दोनों रिमूव, सीधा हटा दिए। और थर्ड और लास्ट बोल रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव, कोटा सिस्टम रिमूव। इसके बाद जो हमारा इंपोर्ट पे ड्यूटी लगता है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस। कोई दिक्कत, अरे बोलोगे कोई दिक्कत, तो ये चार्ट मैंने दोबारा बना दिया आपके लिए। ये सारा का सारा मामला
हमें लिबरलाइजेशन में पढ़ा है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है लिबरलाइजेशन में। कोई भी एक सेक्टर पूछ लेगा, वो इंडस्ट्री हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, टैक्स फिस्कल, दोनों नाम याद रखना, दोनों से आता है, फॉरेक्स हो सकता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट। तो ये चारों है आपके लिबरलाइजेशन का पार्ट। तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेजर पिलर समाप्त करा, दैट इज लिबरलाइजेशन। और अब हम आगे के लेक्चर्स में फिर प्राइवेटाइजेशन करेंगे और ग्लोबलाइजेशन करेंगे। तो हमारा जो आगे का सीन है वो ऐसा रहेगा, इसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन आएगा। इन दोनों को खत्म करने, थोड़ा थोड़ा इनमें, बहुत थोड़ा थोड़ा, इन दोनों को खत्म करने के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से उसके क्या क्या मेरिट थे, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस, मेरिट पॉजिटिव साइड मतलब, और ऐसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या डीमेरिट थे, क्या लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव साइड। तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करवाने के बाद लास्ट टॉपिक बचेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के डीमेरिट, राइट। तो आप, आई होप आपको बेटा लिबरलाइजेशन एकदम क्लियर हो। जल्दी से आप पूरा का पूरा नोट करेंगे, जल्दी से पूरा का पूरा ये नोट करेंगे लिबरलाइजेशन का, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जल्दी से नोट करो, चलिए। हाँ जी बेटा, तो बेटा लिबरलाइजेशन को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम अपने सेकंड पिलर पे चल रहे हैं। जैसा आपको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पिलर्स थे, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हमने डन करा। इस लिबरलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम प्राइवेट सेक्टर पे जो ग्रोथ एंड एंट्री की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव या रिड्यूस कर रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स और फिस्कल सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, पांचों सेक्टर्स हमने लिबरलाइजेशन के डन कर लिए हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि प्राइवेटाइजेशन अगला पिलर है, उसके बाद अगला पिलर है ग्लोबलाइजेशन, और फिर लास्ट चैप्टर अपने अंतिम क्षणों में आ जाएगा जिसमें हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं, राइट। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद हमारा सेकेंड पिलर, और हमारा जो सेकेंड पिलर है बेटा, सेकेंड पिलर बहुत ही छोटा है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, और इंडिविजुअली 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है काफी बार। मैंने आपको पहले ही बताया था लिबरलाइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में देखा गया है कि कोई एक आ जाता है टेक्निकली, राइट। तो हम सेकंड पिलर पे ज्यादा, आप देख सकते हो बहुत छोटा, इतना सही है भाई, बुक में इतना है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी इतना ही है, वो भी छोटा सा है। अब प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं बेटा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपको पता था कि सेकेंड चैप्टर में ना गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा रोल दे दिया। मतलब शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज डाली, पब्लिक सेक्टर रखेगा। शेड्यूल बी की 12 इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिवली कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर होगा। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट वाली जो एंटरप्राइज होती है, पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स होती है, पीएसयूज या जिन्हें बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर का रोल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनपे बहुत ज्यादा बर्डन होने लग गया, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस आई थी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं कि हमने पब्लिक सेक्टर में इतना ज्यादा बर्डन दे दिया इंडस्ट्री के मामले में कि पब्लिक सेक्टर पे इतना बर्डन हो गया और वो पुअर परफॉर्मेंस निकाल रहा था, लॉस इनकर करने लग गया। तो गवर्नमेंट ने एक चीज नोटिस करी, गवर्नमेंट ने बोला यार गवर्नमेंट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, देश संभालना, लॉ देखना, उनको इंडस्ट्रीज नहीं चलानी, राइट। वो बिजनेसमैन नहीं है और ये काम हमारा है नहीं, तो हम ढंग से कर भी नहीं पा रहे, ऊपर से हम गवर्नमेंट पे इतना बर्डन देंगे भाई, कैसे करेगी। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन में उन पब्लिक सेक्टर्स को ध्यान से सुनना, प्राइवेटाइजेशन में क्या था, वो पब्लिक सेक्टर जो लॉस इनकर कर रहे हैं या ढंग से काम नहीं कर रहे या बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है पब्लिक पे, गवर्नमेंट पे, उन पब्लिक सेक्टर्स को उनकी जो ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल है, क्या बोला, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को यानी जनरल पब्लिक को दे दी। इसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन यहां मैंने समझा रखी है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है बेटा, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ढंग से समझना, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करके बेटा किसको दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं
प्राइवेटाइजेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को दे दी, इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। सर ये जो ट्रांसफर है ये क्यों होता है, ब्लू पेन से इधर गए सर, ड्यू टू क्यों ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्टिन्यूस लॉस हो सकता है, पब्लिक सेक्टर कॉन्टिन्यूसली लॉस लॉस लॉस। अब गवर्नमेंट की भाई कब तक लॉस करते रहेंगे, प्रॉफिट कमाने में, एक काम करो प्राइवेट को दे दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। ये ट्रांसफर क्यों होता है, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, जो हो रहा था, बर्डन इतना ज्यादा था, पुअर परफॉर्मेंस हो रही थी, लॉस इनकर हो रहे थे, तभी तो ट्रांसफर करा। तो ट्रांसफर के रीजन क्या है, ड्यू टू लॉस, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस और ड्यू टू हाई बर्डन, पब्लिक सेक्टर पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज का बर्डन। तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन कह रहे हैं सर, जब पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करके प्राइवेट को दे देंगे, उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। सर ट्रांसफर क्यों करते हैं, ड्यू टू लॉस हो सकता है, हेवी बर्डन हो सकता है, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन ये थी। अब इसकी डेफिनेशन को ऑब्वियसली अब ऐसे तो बना के नहीं आओगे, तो बेटा ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, ट्रांसफर है ट्रांसफर। सर किसका ट्रांसफर, तीन चीजों का, किसका ट्रांसफर, तीन चीजों का सर, ओनरशिप और क्या सर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सर ये ट्रांसफर किसको हो रहा है, सर ये ट्रांसफर हो रहा है प्राइवेट सेक्टर को। सर किससे हो रहा है, ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल का, किसके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के। सर किसको ट्रांसफर हो रहा है, प्राइवेट को। तो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को जाता है, उसे बोलते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन, राइट। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, कह रहे प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज ग्रेटर रोल। सर प्राइवेटाइजेशन में हम फोकस करते हैं कि हम ग्रेटर रोल दे, मतलब ज्यादा रोल दे। सर ग्रेटर रोल किसको, बेटा प्राइवेट सेक्टर को इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने पहले पब्लिक सेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रोल दिया था, बट पब्लिक सेक्टर सही से परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारा बर्डन हो गया था। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन गोल होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दो। भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट इंटेंशन से काम करता है, उसको पता है कि कैसे प्लानिंग करनी, कैसे स्टेप्स लेने, क्या करना है। तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्रीज को जल्दी से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो सेकंड पॉइंट मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम ग्रेटर, ज्यादा रोल दे, किसको दे, प्राइवेट सेक्टर को इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है प्राइवेटाइजेशन इंप्रूव्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। भाई मैंने आपको पहले बताया, अब आप सरकारी ऑफिस देखना, ठीक है भाई, बुरा मत मानना, देखो देश सच्चाई है बात। आप सरकारी, अब तो फिर भी बहुत सुधार आ गया बेटा। आज से पहले आप जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओगे, वहां पे आपकी चप्पल घिस देते थे, यहां बोलेंगे उस काउंटर में, वहां बोलेंगे उस काउंटर में, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है मेंटेन। अब जो कस्टमर है वो भाई पागल हो गया बैंक में जाके, वो कह रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर, कोई कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही। तो कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, देख रहे हो कैश देख रहे हो साथ खिलाफ, ठीक है, कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर जहां पे आ जाता है ना, वहां पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। पहली बात, आप पहले के सरकारी बैंक देख लो, पहले के प्राइवेट बैंक देख लो। प्राइवेट बैंक में आप जाओगे बेटा, घर से ज्यादा इज्जत देंगे आपको, आइए सर बैठिए, चाय वाय कुछ ठंडा वंडा मंगवा देंगे, तुम्हारी आधी जिंदगी तो वैसे खुश रहेगी। आपको घर पे कभी चाय नहीं पूछे इतने प्यार से, आप यहाँ पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन कर देता है, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर मॉडर्नाइजेशन भी करता है। जब प्राइवेट सेक्टर उस जगह पे आएगा तो बैंकिंग के नए नए तरीके लाएगा, राइट। HDFC बैंक आया तो उसने अब पासबुक के आपको वहां नहीं जाना, आप फोन पे ही पासबुक देख सकते हो, राइट। ऐसी मॉडर्नाइजेशन कौन लाता है, ऐसी मॉडर्नाइजेशन तभी होती है जब प्राइवेटाइजेशन होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इतनी जल्दी ये सब नहीं करता। तो प्राइवेटाइजेशन के बढ़िया बढ़िया बेनिफिट है। ऑब्वियसली पहले ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूव करता है, डिसिप्लिन अच्छे से काम होगा वहां पे, और मॉडर्नाइज हो गया, मतलब आप नई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करोगे फटाफट, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways। प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है। सर कौन सा, बेटा देखो पहला वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सर ये क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन है। कह रहे प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा, कह रहे अगर आप, ये पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट
कंट्रोल, क्या बोला, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल किसका, पब्लिक सेक्टर का, ट्रांसफर कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को। सर क्या ये प्राइवेटाइजेशन होता है? अरे बिल्कुल सर, अभी डेफिनेशन में तो पढ़ा आपने, ये नया क्या है बेटा, वही है। कह रहे प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। कह रहे या तो आप ट्रांसफर कर दो ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल किसका, पब्लिक का प्राइवेट को, इसे भी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और बेटा दूसरा तरीका होता है ना कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज क्या होती है? पीएसयूज कुछ नहीं बेटा, पीएसयूज मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है गवर्नमेंट की, उन्हें पीएसयूज बोलते हैं। लाइक पहले थी ओएनजीसी होती है, गेल भेल ऐसे कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी ओएनजीसी वगैरह, तो वो आपकी पीएसयूज होती है। तो कह रहे प्राइवेटाइजेशन में दो चीज आती है, पहला तो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर कर दो प्राइवेट को, दूसरा प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs by selling off part of equity of PSUs to public। इसका मतलब कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर की इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ पे, ओनरशिप। कह रहे पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप का एक पार्ट ट्रांसफर कर दो प्राइवेट को। ओहो सर, दोनों में डिफरेंस समझो। प्राइवेटाइजेशन कह रहा है दो तरीके से हो सकता है। कह रहा है अगर पब्लिक सेक्टर ने अपनी ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर कर दी प्राइवेट को। सर क्या यहां पे मैंने कोई पार्ट की बात करी है? यहां पे पूरे की बात हो रही है, पूरी ओनरशिप, पूरी मैनेजमेंट, पूरी कंट्रोल पब्लिक से प्राइवेट को ले गई। वो क्या है? वो प्राइवेटाइजेशन है। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन एक और चीज है। कह रहा प्राइवेटाइजेशन में अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपनी इक्विटी, अपनी ओनरशिप का एक पार्ट भी ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट को, तो बेटा वो भी प्राइवेटाइजेशन ही होता है। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से है, या तो पब्लिक से प्राइवेट में पूरी ओनरशिप जा रही है, वो भी प्राइवेटाइजेशन है, और अगर पब्लिक से प्राइवेट में ओनरशिप इक्विटी का एक पार्ट जा रहा है, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। और इसे स्पेसिफिकली ऐसी प्राइवेटाइजेशन, सेकंड वाली जो है ना बेटा, ऐसी प्राइवेटाइजेशन, सेकंड वाली कौन सी, जिसमें ओनरशिप का पार्ट जा रहा है, उसे स्पेसिफिकली बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। राइट। तो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, पहले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तभी लिखा हुआ है ऑलरेडी। राइट। तो ये आपका हो गया बेटा डन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन दो टाइप की है, प्राइवेटाइजेशन ही है दोनों। एक्सक्यूज मी, दोनों प्राइवेटाइजेशन ही है बेटा। बस प्राइवेटाइजेशन में पहला पब्लिक से प्राइवेट में पूरी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दूसरा भी प्राइवेटाइजेशन ही है, एक स्पेशल टाइप है उसी प्राइवेटाइजेशन का जिसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप का एक पार्ट सेल ऑफ हो रहा है प्राइवेट को। तो ये दोनों प्राइवेटाइजेशन के ही वेज है। राइट। तो हमने लिबरलाइजेशन पहला पिलर पूरा डन कर लिया अच्छे से। सेकंड, मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन पूरा करा दिया, और मैंने प्राइवेटाइजेशन की एक और स्पीशीज होती है डिसइन्वेस्टमेंट, वो भी आपको करा दिया। राइट। अब इसके बाद हमारा थर्ड, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे विद ग्लोबलाइजेशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।